ठीक है। सॉर्ट बाय बेसिकली करता क्या है, और सॉर्ट बाय बोलो, सॉर्ट वैल्यूज आपके डेटा फ्रेम को किसी एक पर्टिकुलर कॉलम के बेस पे अपन या तो असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे थे। बट जब मल्टीपल कॉलम्स की बात आती है तब अपन यहाँ पे क्या करते हैं, एक कॉलम के बाद फिर दूसरे कॉलम को सॉर्ट करते हैं। काइंड ऑफ ये वाला सॉर्ट अपन ने एसक्यूएल में देखा था। इसमें एक लेवल के बाद दूसरे लेवल को सॉर्ट किया जाता है। जैसे पहले आपके पास एक यूनिवर्सिटी का डेटा है जिसमें कई सारे स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास सब्जेक्ट है और यहाँ पे उसके मार्क्स है। अगर सिर्फ और सिर्फ मार्क्स को यूज करके अपन ने डेटा को सॉर्ट किया डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो आपका डेटा कुछ इस तरीके से अरेंज होगा कि जो सबसे हाईएस्ट जिनके नंबर्स आए होंगे सबसे ऊपर आएंगे, और फिर इस तरीके से सबसे लोएस्ट नंबर पे पूरे डेटा के सबसे आखिरी में अरेंज हो जाएंगे। बट क्या, मार्क्स वाली नहीं, सब समझाने के लिए। हाँ, ग्रुप बाय के जस्ट पहले। हाँ, थोड़ा बहुत आगे पीछे चलता रहता है। ठीक है, ये इतना सीन समझ में आया। बट अगर इसको दो लेवल पे किया जाए, दो लेवल पे क्या होगा, पहले सारे सब्जेक्ट अरेंज होंगे। अब सब्जेक्ट तो सारे सिमिलर होंगे। जैसे मान लो यहाँ पे तीन सब्जेक्ट थे, मैथ्स वाला, इंग्लिश का और साइंस का। तो मैथ्स, इंग्लिश और साइंस इस तरीके से पहले अरेंज हो जाएंगे। अब जो मैथ्स वाले अरेंज हुए उनको आपस में अरेंज करने के लिए फिर अपन मार्क्स को डिसेंडिंग कर सकते हैं। मतलब कि जो सबसे मैथ्स में सबसे हाईएस्ट जिनके नंबर आए होंगे ना वो सबसे टॉप पे आएंगे। फिर मैथ्स में जिनके सबसे लोएस्ट आएंगे वो यहाँ पे आएंगे। बट जैसे ही इंग्लिश आ जाएगा, इंग्लिश में वापस इंग्लिश में जिसके सबसे हाईएस्ट आएंगे वो यहाँ पे आएंगे, और फिर सबसे लोएस्ट यहाँ पे। और साइंस में जिसके सबसे हाईएस्ट आएंगे उसके यहाँ पे। तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, लेवल वन पे सॉर्ट कर सकते हैं और फिर लेवल टू। तो इसको किस तरीके से किया जाता है यहाँ पे, यहाँ पे आपको सिंपली डीएफ में डायरेक्टली सॉर्ट वैल्यूज को अप्लाई करना होता है। और बाय में इस बार अपन सिर्फ एक सिंगल कॉलम ना देके दो कॉलम दे देंगे। दो कॉलम में पहले जो लिखा जाएगा वो लेवल वन पे आ जाता है, मतलब उसको पहले सॉर्ट किया जाएगा। और फिर जो लेवल टू पे लिखा जाता है उसको फिर उसके बाद फिर अरेंज किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे अगर अपन देखें, सबसे पहले आप इसका इफेक्ट इस पे देखना। जब बाय में सिर्फ और सिर्फ कैटेगरी था तो कैटेगरी में फर्नीचर सबसे पहले अरेंज हो गए। बट यहाँ पे जो सब कैटेगरीज है वो रेंडमली अभी भी, चेयर्स, फर्निशिंग, टेबल्स, बुक केसेस, इस तरीके से। तो अभी जब ये सिंगल कॉलम के बेस पे सॉर्ट होता है तो सिर्फ एक ही कॉलम अरेंज होता है। बट नीचे जब अपन एक लिस्ट बना के दे दी उसको और लिस्ट में कैटेगरी और सब कैटेगरी दोनों दिया, तो फिर वो कुछ इस तरीके से अरेंज हुआ कि जितने भी फर्नीचर्स थे उनमें फिर सारे बुक केसेस को उसने पहले अरेंज किया। मतलब पहले ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हुआ और फिर ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हुआ। इसको करके देखो आप। हाँ, असेंडिंग टू डिसेंडिंग नहीं, बस असेंडिंग, मतलब लोएस्ट टू हाईएस्ट। पहले तो असेंडिंग ही होता है। हाँ, डिसेंडिंग के लिए अपन ने देखा है कि बाय डिफॉल्ट असेंडिंग में अरेंज होता है। तो डिसेंडिंग के लिए कैसे किया जाता है, डिसेंडिंग में आप इसका भी वर्जन देखना। दो कॉलम है, ठीक है, एक कैटेगरी है और सेल्स है। वो एक सब कैटेगरी और फिर सेल्स है। अगर मैंने असेंडिंग में फॉल्स कर दिया तो दोनों के दोनों डिसेंडिंग में चले जाएंगे। मतलब सब कैटेगरी टेबल से शुरू हो रहा है
और सेल्स भी सबसे हाईएस्ट है। बट अगर ये ट्रू कर दिया जाए तो एसेसरी से शुरू हुई और सेल्स भी सबसे लोएस्ट से चालू हुई। मतलब कि अगर यहाँ पे ट्रू और फॉल्स कर रहे हैं तो दोनों पे इफेक्ट आ रहा है। बट कभी आपको दोनों को ही कंट्रोल करना है कि इसको असेंडिंग और इसको डिसेंडिंग करना है, तो फिर जितने कॉलम्स है उतनी ही लिस्ट की एक असेंडिंग डिसेंडिंग की भी लिस्ट बनानी रहती है। जैसे यहाँ पे 2 कॉलम थे, तो फिर यहाँ पे भी असेंडिंग डिसेंडिंग में भी अपन ने एक लिस्ट बना दी। अब उससे क्या होगा, जो सब कैटेगरीज हैं वो ट्रू पे हैं, इसका मतलब असेंडिंग पे अरेंज होंगी। और जो सेल्स है वो बेसिकली उसकी पोजीशन पे फॉल्स है, तो वो डिसेंडिंग में अरेंज हो जाएंगे। आगे कि अपन दोनों को भी कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, ये जो सॉर्ट वैल्यूज होता है ना, सॉर्ट वैल्यूज सिर्फ और सिर्फ कॉलम पे काम करता है। बट अपन ने देखा है कि अपने डेटा में ये सारे कॉलम्स होते हैं और ये वाला इंडेक्स होता है। मान लो कभी आपने डेट को इंडेक्स बना के रखा है, नेम को इंडेक्स बना के रखा है, तो सॉर्ट वैल्यूज इस वाले कॉलम पे काम नहीं करता। तब फिर अपने को सॉर्ट इंडेक्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। सॉर्ट इंडेक्स के अंदर भी वही असेंडिंग इक्वल टू फॉल्स करते हो डिसेंडिंग में। बट इंडेक्स को सॉर्ट करने के लिए स्पेसिफिक उसका सॉर्ट इंडेक्स को यूज करना होता है। जैसे यहाँ पे अपन देखते हैं DF2 करके एक सैंपल बनाया जिसमें नेम को रख दिया था। तो DF1 की मतलब जो DF था ओरिजिनल, उसके नेम को इंडेक्स बनाया और उसको DF2 में डाल दिया। इसको रन किया, फिर DF2 को चेक किया, तो आप देख सकते हो कि अब नेम यहाँ पे एज ए इंडेक्स है। तो अगर इनको अरेंज करना रहा तो फिर अपन DF2 में डॉट सॉर्ट इंडेक्स कर दो, तो फिर वो नेम अरेंज होंगे। क्योंकि सॉर्ट वैल्यूज में अगर आप नेम को फाइंड करोगे तो वहां पे नेम आपको नहीं मिलेगा। सॉर्ट इंडेक्स अपने इंडेक्सिंग देखिए। इंडेक्सिंग में क्या होता है कि अपन एक स्पेसिफिक कॉलम को अपना इंडेक्स बना देते हैं, बेसिकली सर्चिंग के लिए। बट कभी अपना इंडेक्स के बेस पे डेटा को सॉर्ट करने की रिक्वायरमेंट आती है, तो फिर सॉर्ट इंडेक्स को इस्तेमाल करना पड़ता है। हाँ। हाँ, ये अपन ने देखा था कि जब इंडेक्स को बनाते कैसे हैं और हटाते कैसे हैं, तो उसमें था। तो इससे अपन ने बनाया और फिर DF2 में सेव कर दिया ताकि अपना ओरिजिनल खराब नहीं हो। होता है ना। नहीं नहीं, असेंडिंग इक्वल्स टू फॉल्स कर दो, डिसेंडिंग में कर देगा, तो सेम चीज है। कंट्रोल सी किया, तो वो जेड से नेम चालू। अच्छा, नहीं नहीं, ब्रैकेट के अंदर आर्ग्यूमेंट है नहीं। आ गया। अब जो नेक्स्ट देखेंगे वो देखेंगे अपन ग्रुप बाय को।
ग्रुप बाय, ये भी एग्जैक्टली इसका भी बेस पूरा एसक्यूएल से आया है। ठीक है, अगर अपन डीएफ में सेल्स डॉट सम लगाते हैं, तो ये जो ये जो आता है रिटर्न में, ये टोटल सेल्स है। ठीक है, बट अपने को हर एक कैटेगरी की अलग अलग सेल्स चाहिए होती है। तो फिर अपन क्या करते हैं, पूरे डेटा फ्रेम को कैटेगरी के वाइज डिफरेंशिएट कर, मतलब अलग अलग सेपरेट करते हैं, और फिर हर एक कैटेगरी की फिर सेल्स सेपरेट कैलकुलेट की जाती है, फिर उसको साथ में शो कर दिया जाता है। काइंड ऑफ पूरा एसक्यूएल जैसा ही रहता है। इसमें डीएफ में अपन क्या करते हैं, ग्रुप बाय को कॉल करते हैं। ग्रुप बाय में जिस कॉलम के बेसिस पे अपने को ग्रुप बनाना है, जैसे अपना पूरा डेटा फ्रेम 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है, फर्नीचर, टेक्नोलॉजी है, ऑफिस सप्लाईज। तो ये ग्रुप बाय अप्लाई करते से क्या करेगा, इन तीनों को, पूरे डेटा फ्रेम को 3 अलग अलग सेक्शन में डिवाइड कर देगा। फिर ये जो सेल्स वाला कॉलम को फेच किया है, इस पूरे डेटा से सिर्फ और सिर्फ सेल्स कॉलम को फेच करेगा ये, और फिर इन तीनों का क्या निकाल लेगा, सम निकाल लेगा। सेल्स को लिस्ट में नहीं है, ये कॉलम फेच करने का तरीका है। कैटेगरीज में जो 3 वैल्यूज, हम्म, वैल्यूज है, हाँ, उनकी तीनों की टोटल सेल्स। मतलब काइंड ऑफ जब ये ग्रुप बाय तक के रन हुआ होगा ना, तो सिर्फ पूरा डेटा फ्रेम ग्रुप हो गया। बट अपने को पूरे डेटा फ्रेम से काम नहीं था, अपने को सिर्फ सेल्स वाले कॉलम से काम था, तो अपन ने यहाँ पे सेल्स कॉलम को फेच किया। सब कैटेगरी, हाँ, सब कैटेगरी। अभी अपन देखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में मोस्टली सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल कॉलम रखा था, और फिर अपने डॉट सम लगा दिया। इसको जैसे रन किया, तो वहाँ पे वो उसने फर्नीचर की टोटल सेल्स अलग कैलकुलेट करी, ऑफिस सप्लाईज और इसकी अलग। ग्रुप बाय से कैटेगरी और सेल्स के अकॉर्डिंग उसका सम, हाँ। अब इसके सिंटेक्स को फॉलो करते हुए आप ये वाला क्वेश्चन करके देखो, रीजन वाइज टोटल प्रॉफिट एंड सब कैटेगरी वाइज टोटल सेल्स। माइनस आ रही है, हाँ, तो माइनस में होगा ना प्रॉफिट वहां पर। और सब कैटेगरी वाइज टोटल सेल्स। हम्म, हाँ, सब कैटेगरीज में बस कॉलम का नाम ध्यान से रखना, वो सब अंडरस्कोर कैटेगरीज रहेगा। सब कैटेगरी, हाँ, इस तरीके से। ठीक है, सीरीज बना के देता है, और सीरीज में एक चीज ध्यान रखना, अमाउंट यहाँ पे स्कैटर्ड है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट इसने जो सीरीज आपको रिटर्न करी है उसमें इंडेक्स है और वैल्यूज हैं, और ये बाय डिफॉल्ट इंडेक्स को सॉर्ट करके देता है आपको। ठीक है, सब कैटेगरी वाइज टोटल सेल्स का अपन डीएफ डॉट ग्रुप बाय
सब कैटेगरीज, सब अंडरस्कोर, सब कैटेगरी। फिर सेल्स चाहिए तो सेल्स को फेच किया और फिर डॉट सम। ये जो ऊपर जो अपन ने ऐसे निकाला था ना, एग्जैक्टली उसी में ही पुट करना है, बस कॉलम बदलते। बाकी इसको लिखने का सिंटेक्स हमेशा ऐसे ही रहेगा। आगे सब कैटेगरी से वहाँ पे रीजन आ जाएगा। हाँ, और यहाँ पे प्रॉफिट। सेल्स की जगह प्रॉफिट। अब ये टॉप और बॉटम वाले क्वेश्चंस करके देखते हैं। इस वाले में आप देखो, आपने सब कैटेगरी वाला जो निकाला है, ये क्वेश्चन कुछ इसी के जैसा है। यहाँ पे अपने को करना है फाइंड सिटी वाइज टोटल सेल्स एंड शो ओनली टॉप 10। मतलब कि जहाँ पे जिन सिटीज में सबसे हाईएस्ट अमाउंट आया होगा वो शो करना है। तो उसके लिए अपन इतना तो लिख सकते हैं, सिटी ग्रुप बाय किया सिटी के बेस पे, और सेल्स का क्या निकाल लिया, सम निकाल लिया। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से आएगा। इतना आ गया। अब इसमें टॉप 10 कैसे निकाल सकते हैं, अभी के टॉप 10 निकालना होता है। टॉप 10 निकालने के लिए अपन देखा कि सबसे ऊपर वाले डेटा सेट से अपन टॉप 10 रोज ले लो, तो वो लेने का काम होता है हेड का। तो हेड में 10 पास कर सकते हैं। बट अभी जस्ट हेड में 10 पास कर दिया तो ये इसी डेटा को हेड कर लेगा। मतलब कहीं पे 2000 का अमाउंट, कहीं पे 19 का, तो 19 टॉप 10 में नहीं है। तो हेड करने के पहले अपने को डिसेंडिंग में अरेंज भी करना पड़ेगा। तो फिर इतना कर लिया, इसके बाद अपने को रिजल्ट में क्या मिल रही है, सीरीज। तो फिर सीरीज पे क्या अप्लाई किया जा सकता है, डॉट सॉर्ट वैल्यूज। तो इतना पार्ट क्या करेगा, इसको वापस से अरेंज कर देगा, और असेंडिंग इक्वल्स टू फॉल्स के तो डिसेंडिंग में। तो फिर अपना काम इधर तक के हो जाता, बट अभी भी लेंथ कितनी मिल रही है, 110। तो अगर इस पे डॉट हेड लगाते तो फिर अपने को ऐसे टॉप 10 दे देता है। आगे इस तरीके से कर सकते हैं। अब ऐसे निकाल के देखो, टॉप 5 मोस्ट प्रॉफिटेबल कस्टमर्स। नेम से ज्यादा अच्छा रहता है। आगे टॉप 5 मोस्ट प्रॉफिटेबल। हाँ, अब इसमें थोड़ा सा और ऐड कर देता हूँ मैं।
टॉप 5 सब कैटेगरी बाय टोटल सेल्स इन ईस्ट रीजन। इसको कैसे किया जा सकता है? टॉप 5 सब कैटेगरीज बाय टोटल सेल्स इन ईस्ट रीजन। कैटेगरी सेल्स के लिए कौन सा ऑप्शन फिल्टर लगा फिल्टर कहाँ लगाएंगे, कैसे लगाएंगे? फिल्टर अपन ने देखे फिल्टर कैसे करते हैं। के अंदर फिर नीचे हाँ करके देखो उसको। हाँ सही है, यही करना था। वो किसी का। हम्म। फिल्टर अपन ने ऊपर ही तो देखे थे, ऊपर के कोड चेक करके देखो फिल्टर कैसे लगाना है, ईस्ट रीजन को कैसे फिल्टर किया था। करके देखें बना किसी का भी। फिल्टर कैसे करते हैं अपन डेटा फ्रेम को? अपन डीएफ के उस कॉलम से कंपेयर करते हैं जो अपने को कंपेरिजन लेना है, जैसे रीजन एग्जैक्टली इक्वल किससे हो रहा है, ईस्ट से। तो ये अपना कंपैरिजन हो गया। इस कंपैरिजन को अपने को किसके अंदर पास करना पड़ता है, डीएफ के होल ब्रैकेट के अंदर, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। तो अपन ने मेजर आउटर वाले डीएफ के स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रख दिया। इतना करके देखो, इतने में अपने को रीजन मिल जाएगा ईस्ट।
आया ईस्ट रीजन सबका? इस चीज का ध्यान रखना है, ई कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। अब इतना तो अपना डेटा फ्रेम हो गया। अब अपने को एग्जैक्ट पता है कि इतना जो डेटा फ्रेम है वो सिर्फ और सिर्फ ईस्ट रीजन का है। तो अब इसका ही तो अपने को क्या निकालना है, सब कैटेगरी वाइज टोटल सेल्स। आ गया। फिर अब इसमें क्या लगा देंगे अपन, डॉट ग्रुप बाय सब कैटेगरी सब कैटेगरीज। सेल्स फिर स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करके अपन सेल्स को लेंगे, डॉट सम लगाएंगे। ठीक है, आइडिया आ रहा है किस तरीके से अपन यहाँ पे कोड कर रहे हैं। अब इतने प्रोसेस में अपने को एक ईच रीजन की सब कैटेगरी वाइज टोटल सेल्स मिलेगा। अब आखिरी में टॉप 5 का चाहिए, तो इनको अरेंज करना पड़ेगा। तो अपन ने सॉर्ट वैल्यूज असेंडिंग इक्वल्स फॉल्स डॉट हेड और 5। हालांकि यहाँ पे लाइन बहुत लंबी हो जाती है, बट ये सब स्टेप बाय स्टेप अपन एक एक पार्ट करके दिखाएं। अपने डेटा फ्रेम को फिल्टर करना, अभी अपने ग्रुप बाय करना देखा, सीरीज को सॉर्ट करना देखा है, और से स्पेसिफिक डिसेंडिंग और हेड करना। फिल्टर भी नहीं होता ठीक है। है वो क्लास में आया था। अच्छा, यहाँ पे हर एक चीज कनेक्टेड है, बड़ी मतलब जो लॉन्ग स्क्रिप्ट होंगी वो ऐसे ही लिखनी पड़ती है फिर। अब अपन आते हैं ग्रुप बाय विथ मल्टीपल कॉलम्स। जब मल्टीपल कॉलम करने होते हैं तो किस तरीके से किया जाता है, जैसे अपन ने डीएफ में ग्रुप बाय में कैटेगरी को पास किया, बट यहाँ पे जब अपन कॉलम बता रहे हैं तो कॉलम की प्लेस पे अपन ने एक लिस्ट पास कर दी। तो वो लिस्ट क्या करेगा, इस पूरी लिस्ट पे अप्लाई करेगा, मतलब सेल्स पे भी सम लगाएगा और प्रॉफिट पे भी सम लगाएगा। तो जो कॉलम वाली जगह उस पर अगर आप एक लिस्ट पास कर देते हो तो अपने को ऐसे दोनों कॉलम मिल जाते हैं। तो उसने फर्नीचर की टोटल सेल्स भी निकाली, एक ही साथ टोटल प्रॉफिट भी निकाला। हम्म। हाँ, पूरा का पूरा सेम। यही जो काम अपन कर रहे हैं ना, यही डेटा एनालिटिक्स में ही आता है। तो एसक्यूएल के थ्रू भी किया जा सकता है, और अब वही चीज पाइथन के थ्रू कैसे करना है। हाँ, कौन से प्लेटफॉर्म पे बनाना है। एसक्यूएल सिर्फ डेटा फेच करने तक का था। हाँ, अगर पाइथन का प्रोजेक्ट है तो पूरा काम पाइथन पे होगा। सिर्फ डेटा लाने तक का एसक्यूएल का काम रहता है, उसके बाद फिर एसक्यूएल का कोई काम नहीं है। डेटा में सॉर्ट किया उसको ऑप्शन होता है कि एक्सेल में कन्वर्ट करके तो शीट में हाँ, यहाँ पर तो दिख रहा है इसको तो कन्वर्ट कैसे करते इसको कर सकते हैं, बस एक और मेथड ऐड होगी आगे जाके, डॉट टू सीएसवी। हाँ, बस वो उससे डायरेक्टली ये चीज़ फाइल पे क्रिएट हो जाती है। हाँ, एक्सपोर्ट हो जाती है। ये भी आएगा, सब एक एक करके छोटे छोटे पार्ट्स हैं इसके। हैं हाँ, एक एक चीज़ जुड़ती जा रही है। अब ग्रुप बाय में अगर अपन ग्रुप बाय के अंदर एक लिस्ट दे देते हैं तो क्या होता है, जैसे अगर ग्रुप बाय के अंदर अपन ने एक लिस्ट दी कैटेगरी की और फिर सब कैटेगरी की, तो ये वैसे ही लेवल है जैसा एसक्यूएल मतलब माई एसक्यूएल पे किया था अपन ने। पहले ग्रुप बाय एक मेजर के कॉलम के बेस पर, फिर सब ग्रुप अपन अलग वाले कॉलम जो बनाते हैं, और फिर उसकी डॉट सेल्स डॉट सम। तो इसके रिजल्ट को आप देखो, पहले जो ग्रुप बना वो बना फर्नीचर का, फिर जितने भी फर्नीचर उसके अंदर थे उन सबकी टोटल सेल्स निकली। फिर उसने अगला ग्रुप ऑफिस सप्लाईज का बनाया, फिर उसके अंदर जितने सब कैटेगरी थे उनका ग्रुप बना। अब ऐसे अगर लिस्ट में 3 कैरेक्टर होते मतलब 3 कॉलम होते तो पहले फिर कॉलम इसका फिर तीसरे कॉलम का, तो इस तरीके से भी बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे भी एक लिस्ट पास की जा सकती है, और यहाँ पे भी, और चाहो तो इन दोनों की ही जगह पे लिस्ट पास की जा सकती है। मतलब सारा काम होगा एक लिस्ट से, एक कॉलम देना हो तो एक कॉलम दो, तो ये जस्ट सिंगल स्ट्रिंग, अगर 2 कॉलम देना है तो लिस्ट के फॉर्म पे देना होता है। तो अब यहाँ पे देख सकते हो कि फर्नीचर्स पहले अरेंज हुए, फिर कैटेगरी, फिर उनकी सेल्स, उनका प्रॉफिट, उनकी क्वांटिटी, सब कुछ आ गया।
चलो डेटा है ये बहुत प्रोफेशनल तरीके से चिंता लग रहा है टेबल बना हुआ है ऊपर वाला स्टैंडर्ड ही है ऐसा ऐसा इसलिए क्योंकि ये थोड़ा बहुत काइंड ऑफ इसका बिहेवियर सीरीज का रिटर्न कर दिया, इसने सीरीज रिटर्न कर दिया और नीचे इसने डेटा फ्रेम रिटर्न किया है। हालांकि इसको भी कर सकते हो बट कॉलम की जगह एक लिस्ट देनी पड़ेगी। तो अगर सेल्स को अगर अपन ने सिर्फ एक लिस्ट ऑफ सिंगल एलिमेंट में कन्वर्ट कर दिया तो इसको भी वो फिर ऐसे दे देता है। हाँ। देव है, हर्षिता और अक्षर। हम्म। हाँ तो बस वहां पे एक लिस्ट बना दो। अगर लिस्ट नहीं बनाते तो फिर ये ऐसे सीरीज में देते। अच्छा और इसमें भी, इसमें आप देखो इंडेक्स, दो कॉलम इंडेक्स बन चुके हैं। तो काइंड ऑफ ये हेरारिकल इंडेक्सिंग कहलाती है या मल्टी लेवल इंडेक्सिंग कह सकते हो। अगर अपने को ये चीज नहीं चाहिए तो अपन ने रीसेट इंडेक्स देखा है, इस पे अगर अपन ने रीसेट इंडेक्स को अप्लाई कर दिया तो फिर वो प्रॉपर टेबल के फॉर्म में दिखते हैं। मतलब कैटेगरी में सारे फर्नीचर्स फर्नीचर्स, फिर सब कैटेगरीज और फिर उनकी टोटल चेंज। हाँ तो अपन ने उन दोनों कॉलम जो पहले इंडेक्स के फॉर्म में थे उनसे हटा के उन्हें कॉलम कर दिया और इंडेक्स रीसेट होकर वापस 0 1 2 3 पे चले गए। तो एक अच्छी चीज़ है, जब एक्सपोर्ट करते हैं ना तभी काम आता है। रीसेट करके इसको एक्सपोर्ट कर दो, नहीं तो वो कुछ इस तरीके का। ठीक है, अब इसके बेस पे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं। ये वाला ट्राई करके देखो। तो रीजन वाइज टोटल सेल्स फॉर ईच कैटेगरी। पहले आपको रीजन का ग्रुप बनाना है, फिर कैटेगरी का, और फिर उनकी टोटल सेल्स शो करना है। स्कूल लीजिए कैटेगरी में हाँ मतलब पहला मेजर ग्रुप बनेगा रीजन का, तो हर एक रीजन का एक मेजर ग्रुप बने, फिर उसके अंदर कौन कौन सी कैटेगरीज हैं और फिर उनके अंदर कितनी टोटल सेल्स हुई है। हाँ हाँ ये सही। अपने सेल्स को डबल स्क्वायर ब्रैकेट में रख दे तो वो ऐसा टेबल आ गया। हाँ सही। अच्छा है प्रेजेंटेशन हाँ वो ऐसा, जब पांडास में रहते हैं ना तो डेटा फ्रेम को वो ऐसे शो करता है और सीरीज को ऐसा ओपन लिस्ट के फॉर्म में। ठीक है, अब इसमें एक प्रॉब्लम रहती है, ये प्रॉब्लम रहती है कि मान लो अगर अपन ने सेल्स लिया, प्रॉफिट लिया, क्वांटिटी ली, और अ, मान लो ऐसे डेटा में एज लिया, तो
अगर इन सभी कॉलम को अगर अपन ने एज ए लिस्ट ले लिया, ठीक है, ग्रुप बाय में, और डॉट सम लगा दिया, तो ये जो सम होता है सभी पे अप्लाई हो जाता है। वो सेल्स पे भी लगेगा, प्रॉफिट पे भी, क्वांटिटी पे और एवरेज पे। बट अपन नहीं चाहते कि इन दोनों पे सम लगे, अपन चाहते कि इन पे एवरेज लगे और सम इन पे लगे। तो जब अपन काइंड ऑफ एक मिक्स्ड एग्रीगेशन लगाना चाहते हैं कि इस कॉलम पे सिलेक्टिवली सम लगे, इस पे मिन लगे, इस पे मैक्स लगे, इस पे एवरेज लगे। छोटे कोड में काम हाँ, नहीं छोटे कोड पे तो नहीं होगा, बट अलग अलग अप्लाई करना है। तो फिर अपन डॉट एग्रीगेट का यूज करते हैं। मतलब सिर्फ डॉट सम लगाने से ज्यादा एडवांस हो जाता है डॉट एग्रीगेट लगा के उसके अंदर आर्ग्यूमेंट्स में बताना कि अपन करना क्या चाहते हैं। हाँ, अभी मैंने क्या किया, डीएफ में डॉट कैटेगरी लिया, सेल्स लिया, और डॉट एग्रीगेट लगा के एग्रीगेट को बताया कि सम कर दो। तो एग्रीगेट आपसे सम लेगा, सम नाम का आर्ग्यूमेंट, और वो सब पे सम कर देगा। तो काइंड ऑफ वही मिलेगा जो डॉट सम पे मिलता है। हाँ, वो फाइल अपडेट होती रहती है। वो ऑनलाइन रेफर करना सबसे ज्यादा अच्छा है। ठीक है, हालांकि फाइल से कोड कॉपी पेस्ट करने से ज्यादा अच्छा है खुद से टाइप करना। इस पे देख के समझना और फिर जो क्वेश्चन दे ना उसको बस टाइप कर कर देना। रहा हूँ। हाँ, क्या? ये काम कैसे कर, हाँ, पहला वाला तो बस बताया कि आपको किस तरीके से काम कर रहा है। अब अपन इसका रियल तरीका यूज करते हैं। अपन ने कोड में थोड़ी सी चीज ऐड करी। एग्रीगेट को बताते टाइम अपन ने बताया कि एक लिस्ट दे दी उसको, सम, मिन और काउंट की। तो अब ये क्या करेगा, सेल्स पे सम को भी लगा देगा, मिन को भी लगा देगा और काउंट को भी लगा देगा। तो अपने पास सेल्स का सम, मिन और काउंट तीनों चीज आ जाती है। मतलब जितने वेरिएंट हो सकते थे उन सारे वेरिएंट के साथ अपन काम करते हैं। हाँ, वो है ना, इसी में ही होगा। आगे वाला कि लिस्ट करते हैं तो किस तरीके से होता है। अगर अपन इस तरीके से करें तो फिर क्या होगा। तीसरे एग्जांपल में अपन ने क्या किया है, कैटेगरी दी, बट कॉलम्स उसको दिए, सेल्स भी दे दिया और प्रॉफिट भी दे दिया एक लिस्ट के फॉर्म पे। और एग्रीगेट को भी बता दिया कि एक लिस्ट ले लो, सेल्स, मीन और काउंट की। तो ये क्या करेगा, सेल्स को सम पे भी अप्लाई करेगा, और मतलब सम को इस दोनों पे अप्लाई करेगा, मीन को भी इन दोनों पे अप्लाई करेगा, काउंट को भी इन तीनों पे। तो अपने को कुछ इस तरीके का मिल रहा है। उसने सेल्स वाले कॉलम पे तीनों को अप्लाई किया और प्रॉफिट वाले पे। हम्म। तो फिर वो दोनों को करता, पहला ग्रुप कैटेगरी का बनाता, फिर सब कैटेगरी का करके देखो यहाँ पे एक लिस्ट बना के, पहला कैटेगरी या रीजन। वो ग्रुप बाय वाला पार्ट है, वो इतना पार्ट है, ये एग्रीगेशन वाला पार्ट है इधर। आगे इतना। अब इसमें क्या है, इसमें वो काइंड ऑफ हर एक कॉम्बिनेशन ही क्रिएट कर देगा, सेल्स के साथ सम मिन काउंट और प्रॉफिट के साथ सम मिन काउंट।
बट अगर किसी स्पेसिफिक करवाना है तो फिर इसको डिक्शनरी देना पड़ता है। जब अपन एग्रीगेट को एक डिक्शनरी देते हैं तो डिक्शनरी देके अपन बहुत स्पेसिफिकली बता सकते हैं कि की में अपन रख देते हैं कॉलम के नेम, और वैल्यूज वाले पोजीशन पे रख देते हैं अपन एग्रीगेशन। तो अपन ने एग्रीगेट को बताया कि जो सेल्स वाला कॉलम है उस पे सम करना है, जो क्वांटिटी वाला कॉलम है उस पे मीन निकालना है। तो फिर वो क्या करेगा, ग्रुप बाय तो कैटेगरी का करेगा। अच्छा, इसमें अलग से सेपरेट कॉलम नहीं देना, यहाँ पे वो वाला पार्ट हट जाता है। ये जो बीच वाला जो पार्ट था ना कॉलम डिसाइड करने का, वो हट गया, क्योंकि अपन एग्रीगेट को इस तरीके से बता रहे हैं कि सिर्फ सेल्स वाला कॉलम लो और सम कर दो, और क्वांटिटी लो जिसमें मीन अप्लाई कर दो। यहाँ पे फिर डिक्शनरी अपने को काम आती है, क्योंकि ये काम डिक्शनरी के थ्रू अपन बता सकते हैं कि किस पे क्या अप्लाई करना है। हाँ, हो गया वाला। अब नीचे वाला कोड देख के इसका आउटपुट एक्सपेक्ट करके देखो कैसा आ सकता है। डीएफ में ग्रुप बाय कैटेगरी का लगा रहे हैं और एग्रीगेट को बता रहे हैं ये चीज, तो इसमें क्या आउटपुट एक्सपेक्टेड कर सकते हो आप। इसके स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो क्या बना रहे हैं। क्या हो सकता है इसका, कोई गैस। क्वांटिटी का मीन निकालेगा। सेल्स का सामान हाँ, और सेल्स का सम भी निकालेगा और मैक्स भी निकालेगा, क्योंकि अपन ने इसकी वैल्यू में एक लिस्ट दे दी, तो उसने सेल्स को मैप करते टाइम सम भी किया और मैक्स भी किया। मतलब आप डॉट एग्रीगेट को जैसा इंस्ट्रक्शन देना चाहो, लिस्ट डिक्शनरी वैसा इंस्ट्रक्शन दे सकते हो। जैसे सेल्स में सम भी किया और मैक्स भी किया, और क्वांटिटी का सिर्फ एवरेज निकाला। ठीक है, आगे ग्रुप बाय किस तरीके से लगा सकते हो आप। हाँ, इसमें डायरेक्ट एज नहीं पास। हाँ, क्योंकि जब अपन डिक्शनरी देते हैं ना, तो डिक्शनरी देते टाइम अपन उसे बता देते हैं कौन सा कॉलम लेना है। तो डॉट एग्रीगेट अपने आप हैंडल कर लेता है कि सिर्फ और सिर्फ सेल्स कॉलम को पिक करेगा वहां से। जब अपन नहीं बताते हैं, जब हाँ नहीं बताते हैं तब वैसे देना रहता है। मतलब दो तरीके की कंडीशन है टाइप्स पर। ठीक है, ये अभी का लास्ट देख लेते हैं। आपको एक्सेल के पिवट टेबल्स याद है क्या करते हैं। पिवट टेबल कैसे बनाते हैं अपन, उसमें तीन चीजें बहुत मेन होती है। एक तो रोज होती हैं, एक कॉलम, और वैल्यू। तो अपन एक कॉलम को रो पे रखते हैं तो उसकी रो क्रिएट हो जाती है। यहाँ पे रो नाम नहीं है, यहाँ पे क्या नाम है इनके, इन वैल्यूज को क्या कहते हैं, इंडेक्स।
तो इंडेक्स होता है। कॉलम पे जो रखते हैं उनके सेपरेट कॉलम क्रिएट होते हैं, तो यहाँ पे भी उनका नेम कॉलम से है। अब बीच में अपने को सेल्स, प्रॉफिट, क्वांटिटी क्या रखना है, तो वैल्यूज है। तो मान लो यहाँ पे सेल्स रखना है, तो सेल्स अपनी वैल्यूज है। यहाँ पे बस एक चौथा आर्ग्यूमेंट बाय डिफॉल्ट ले लेता है पिवट टेबल, वो है सम। वो बाय डिफॉल्ट लेता है। यहाँ पे अपन, यहाँ पे जो लेता है वो बाय डिफॉल्ट मीन लेता है। बट एट द एंड इसको अपन ओवरराइट कर सकते हैं किससे, एग्रीगेट फंक्शन से। तो एग्रीगेट फंक्शन कहाँ पे, नहीं यहाँ पे उस जिसने बनाया उसने फंक्शन का नाम ही ए डबल जी फंक्शन है, FUNC लिखा है। तो अब ये किस तरीके से हो जाएगा, ये अपन ने डायरेक्टली क्या किया है, DF में पिवट टेबल नाम का एक मेथड लगाया और इसको ये चारों चीजें बता दी कि इंडेक्स पे क्या रखना है, कैटेगरी को, कॉलम्स तो 3 कैटेगरी आ जाएंगी रो पे, रीजन के कॉलम बनेंगे तो जितने भी रीजन होंगे 4 कॉलम्स में वो डिवाइड हो जाएंगे। बीच वाली वैल्यूज सेल्स की रख देगा वो, और उनका एग्रीगेट फंक्शन को सम लगा देगा। इसको बना के देखो कैसे बनेगा। तो अपने को कुछ ऐसा ही पिवट टेबल मिल जाएगा। एग्रीगेट फंक्शन में उसने बताया कि इन सेल्स को लिया तो है, बट सेल्स का करना क्या है, एवरेज निकालना है, काउंट करना है। हाँ, जैसे अगर अपन ऐसे काउंट पे डाल देते तो काउंट कर लेता कि फर्नीचर सेंटर में 20 सेल्स हुए हैं, ये 40। अगर क्वेश्चन नहीं लगाओगे तो बाय डिफॉल्ट वो एवरेज ले लेता है, मीन लेगा वो। अगर आप सिर्फ 3 चीज पास करते हो, 3 इंपॉर्टेंट है, तीनों के बिना फंक्शन काम नहीं करेगा। चौथा डिफॉल्ट वैल्यू के साथ आता है। जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे 3 में तो कुछ भी नहीं रहता बाय डिफॉल्ट, बट एग्रीगेट फंक्शन में बाय डिफॉल्ट मीन सेट रहता है। किसमें, नहीं एग्रीगेट फंक्शन में वो सारे जो अपन ने पढ़े ना, सम, मिन, मैक्स, एवरेज, काउंट, स्टैंडर्ड डेविएशन, देखना पड़ेगा कि इसमें सारे वो रहते हैं जो नंपाई के रहते हैं, जैसे STD लगा दिया, जितने भी देखें सब लगा सकते हो। वो वेरिएंस आ जाएगा, ये आर लगा दो, इन सबका वेरिएंस आ गया। वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर रहता है। हम्म, हाँ हाँ बिल्कुल, जो ओरिजिनल अमाउंट रहता है ना उसी में आता है स्टैंडर्ड डेविएशन, बट जो वेरिएंस होता है वो उस पर स्क्वायर का रहता है।